हम आपके हैं कौन, हम अडानी के हैं कौन। इससे पहले कि आप ये सोचें कि मैं इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दे रहा हूं, नहीं नहीं साहब, ऐसी मेरी कोई मर्जी नहीं है, ऐसा ना कोई इरादा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सुपरहिट संगीत मुकाबला हो रहा है, दरअसल कांग्रेस ने सीधे ताना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह कहते हुए हम अडानी के हैं कौन। और दोस्तों, सुपरहिट मुकाबला चल रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी शोले के इस गाने का इस्तेमाल किया, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने वो कौन से 3 सवाल हैं जो उन्होंने सवाल किए हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा प्रहार उनके भाई विनोद अडानी के बारे में है। क्या कहा गया है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक एक करके आएगा। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर सवाल, उनका नाम पनामा और पंडोरा के कागजात में है। यह कहा गया है कि बहामास और ब्रिटिश वर्जिन द्वीपों में उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, उन पर स्टॉक बाजार में हेराफेरी और अकाउंटिंग में घपले का आरोप है। इन्हीं कंपनियों के जरिए आपने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात की है, मगर आपके करीबी एक औद्योगिक घराने यानी अडानी गुट पर ऐसे आरोप हैं। वो आपकी नियत के बारे में क्या बताता है? तो यह है सवाल नंबर 1 दोस्तों। और सवाल नंबर 2 क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। आपने सीबीआई, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया है, उन्हें यातना देने के लिए, मगर अब तक इस मुद्दे पर आपने अडानी गुट के खिलाफ कोई भी जांच के आदेश नहीं दिए हैं। यह आपकी नियत के बारे में क्या दिखलाता है? और आपके स्क्रीन पर दोस्तों सवाल नंबर 3, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन तमाम आरोपों के बावजूद गौतम अडानी का देश के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर कब्जा है और उनकी कोई जांच तक नहीं हुई? अन्य लोगों के खिलाफ तो इससे कम आरोपों पर जांच हो जाया करती थी। आखिर अडानी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है जिसने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में खूब राजनीतिक रोटियां सेकी हैं? दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होती है। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा, कल ही मैंने आपके सामने एक शो किया था जिसमें आरएसएस ने बाकायदा पत्रकारों की एक पूरी लिस्ट निकाली है, जिसमें मेरा भी नाम है, कि ये लोग एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा हैं, शार्प शूटर हैं, यानी कि हमें इन्होंने अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर बना दिया है और ये लोग अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत गौतम अडानी पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि तमाम हदों को पार करना। दरअसल कांग्रेस ने जो तमाम सवाल उठाए हैं, इसको लेकर मैं आपको बहुत पीछे लेकर चलना चाहूंगा। जी हां, 1958 की एक घटना, और उस वक्त भी मामला एलआईसी का था, क्योंकि इस वक्त जब गौतम अडानी पर हमला हो रहा है और मोदी सरकार पर हमला हो रहा है ना, तो एलआईसी लगातार तस्वीर में आ रही है। मगर हम आपके हैं कौन के जिस गाने का जिक्र कांग्रेस ने किया है, मैं कुछ पंक्तियां आपके नजरों के सामने रखना चाहूंगा, गौर कीजिएगा। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर, ना चुप रहो इतना कहो, हम आपके हैं कौन। यही तो कांग्रेस कह रही है, ना चुप रहो इतना कहो, हम आपके हैं कौन। दोस्तों, दुख की बात यह है कि मोदी सरकार ना इस पर जेपीसी की जांच करा रही है, और मोदी सरकार का रिकॉर्ड खराब है। 2014 के बाद मेरे ख्याल से किसी भी मुद्दे पर इन्होंने जेपीसी जांच नहीं करवाई। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2G के मुद्दे पर, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब इन्होंने किस तरह से संसद को लगातार बाधित किया था। उस पर बाकायदा जेपीसी बनी थी। कितनी बार विपक्ष में रही है बीजेपी और उसने अपने मनमाने अंदाज में तमाम गंभीर मुद्दों पर जेपीसी बनाई है। अधिकतर जेपीसी का कुछ नहीं निकला।
मगर मुद्दा यह नहीं है। जेपीसी से होता क्या है दोस्तों, देश की जनता के सामने उस मुद्दे की हकीकत जाती है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार इसी हकीकत को छिपाना चाहती है। आज मैं आपके सामने 1958 की एक घटना रखना चाहूंगा दोस्तों, जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर किया है। आपके स्क्रीन पर यह है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यह हैं उनके वित्त मंत्री जो 1956 से 1958 के बीच वित्त मंत्री हुआ करते थे, टी के कृष्णमाचारी। आप जानते हैं इन पर क्या आरोप था? इन पर यह आरोप था कि एलआईसी पर दबाव बनाया गया 1,25,00,000 का निवेश करने के लिए। किसकी कंपनी पर? इनका नाम है मिस्टर मुंदड़ा, हरिदास मुंदड़ा। यानी कि एलआईसी पर दबाव डाला गया था 1958 में कि वो 1,25,00,000 इनकी कंपनी में, इनके शेयरों में निवेश करें। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा। यह आरोप लगाया गया कि दरअसल एलआईसी पर यह दबाव इसलिए बनाया गया क्योंकि हरिदास मुंदड़ा ने उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को कुछ पैसे दिए थे। इस मुद्दे पर जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि कोई पैसे नहीं दिए गए। मगर आप जानते हैं दो चीजें हुई। सबसे पहली बात, टी के कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात, हरिदास मुंदड़ा को जेल जाना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर नेहरू जी पर हमला बोलती है, हर बात के लिए दोष नेहरू जी को देती है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नेहरू जी की 1958 की मिसाल है आपके सामने, उस मामले की जांच हुई, कोई सबूत सामने उभर कर नहीं आए, मगर मुंदड़ा साहब को जेल जाना पड़ा। क्या अडानी साहब जेल जा सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। उस मुद्दे की जांच हुई, क्या मोदी सरकार इस मुद्दे की जेपीसी जांच करा रही है? सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। और तीसरी बात, टी के कृष्णमाचारी उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या यह सब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और आप जानते हैं इस वक्त जो एलआईसी और गौतम अडानी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो और भी गंभीर हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इन तस्वीरों को पेश करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ इस तरह से बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के प्लेन में चढ़ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। सब जानते हैं कि 2014 में अडानी दुनिया के 609वें सबसे अमीर आदमी थे, मगर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कुछ ही सालों में वो दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं। यानी कि सब जानते हैं कि गौतम अडानी को कितना फायदा हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए थे। बड़ा प्रश्न, क्या कभी भी पंडित नेहरू की कोई ऐसी तस्वीर सामने उभर कर आई जिसमें वो हरिदास मुंदड़ा के साथ प्लेन में सफर कर रहे हैं या उनसे उन्होंने राजनीतिक चंदा लिया? कभी नहीं आई दोस्तों। फिर भी मामले की जांच हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि एलआईसी और गौतम अडानी को लेकर गड़बड़ क्या है। ध्यान से सुनिएगा। इनका प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि हां, एलआईसी ने गौतम अडानी गुट में निवेश किया। मिलिंद खांडेकर के इस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और उन्होंने कमाए 43,000 करोड़ रुपए। यानी कि गौतम अडानी के शेयर्स बेशक नीचे गए मगर एलआईसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि पिछले 2 सालों में एलआईसी का निवेश अडानी ग्रुप में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट बता रही है कि अडानी के गुटों में एलआईसी का निवेश बढ़ गया था। मिलिंद खांडेकर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एलआईसी ने जो बात नहीं बताई वो ये है कि शेयरों में उसके निवेश का 8% अडानी गुट में है। सितंबर 2022 तक एलआईसी ने शेयरों में 100 रुपए लगाए तो अडानी में 8 रुपए। अडानी में 2 साल में निवेश अचानक बढ़ा है, इस बात पर गौर कीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी 4 गुना बढ़ी और गैस में 6 गुना। अब बड़ा प्रश्न ये कि विपक्ष यही मांग कर रहा है कि क्यों एलआईसी पर दबाव बनाया जा रहा है पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में क्या क्या हुआ?
कई राज्यों में चुनाव हुए। अगले 1 सालों में, इस पूरे साल में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। और एलआईसी पर पिछले 2 सालों में एक रहस्यमय अदृश्य दबाव बनाया गया कि आप अडानी ग्रुप में निवेश करें। अब फिर इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, जहां अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। सीधा सा सवाल, क्या इस मुद्दे को लेकर जांच नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मित्रों? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, सुपरहिट संगीत मुकाबला चल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी शोले के इस गाने का इस्तेमाल किया है गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए। यहां पर इन्होंने धर्मेंद्र को बना दिया प्रधानमंत्री मोदी और अमिताभ बच्चन को गौतम अडानी। अब वैसे तो मैं गाना आपको सुनाना चाहता हूं, अगर मैं आपको एक क्लिप सुना देता तो मुझ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता। तो ये गाना कौन सा, याद है कि नहीं आपको? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यही तो विपक्ष समझना चाहता है कि तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो भैया क्यों नहीं छोड़ेंगे और जांच क्यों नहीं करवाएंगे? दरअसल इस गाने की 2 और पंक्तियां हैं जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी। तो हम यही तो समझना चाहते हैं कि मोदी जी विपक्ष की बात मान लीजिए, काहे सबसे दुश्मनी ले रहे हैं? काहे भारतीय जनता पार्टी की जान से खेल रहे हैं? तो दोस्तों, यकीनन विपक्षी दल जिस तरह से हमला बोल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, निशाना बिल्कुल सही जगह पर लग रहा है, बहुत सही जगह पर लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा पर है। देखिए किस तरह से इंटरनेशनल अखबारों में खलबली मची हुई है दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, तमाम जगहों पर इस खबर को लेकर आग लगी हुई है, मगर मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश है। क्यों? हम आपके हैं कौन, हम अडानी के हैं कौन? सीधा सा सवाल है, सरल सा सवाल है। अब मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां पर आरएसएस वाला हिसाब किताब तो नहीं चलने वाला है। याद कीजिए दोस्तों, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह लेख सामने उभर कर आता है और इस लेख में यह कहा जाता है कि अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, फे डिसूजा, आकाश बैनर्जी, वायर, ऑल्ट न्यूज, न्यूज क्लिक, ये तमाम संस्थाएं एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ मिले हुए हैं, वहां से पैसे ले रहे हैं, वहां से प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कल ही मैंने शो किया था और मैंने इसे हंसकर टाल दिया था, मगर अगर आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझें तो यह हंसकर टालने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं कि आई स्टैंड विद अडानी। बीजेपी का प्रचार तंत्र ट्विटर पर यह ट्रेंड करवा रहा है कि मैं अडानी के साथ हूं, अडानी देशभक्त हैं। यानी कि जो भी अडानी जी के बारे में सवाल पूछेगा, इससे ये लोग देशद्रोही बता देंगे। मेरे बारे में या अन्य पत्रकारों के बारे में झूठी खबरें, फर्जी खबरें फैलाकर ये लोग हमारे खिलाफ एक भीड़ को खड़ी कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। याद कीजिएगा, यही हरकत इन्होंने पुलवामा के दौरान की थी। पुलवामा के दौरान भी मेरे जैसे पत्रकारों ने सिर्फ यही सवाल पूछा था कि आखिर बार बार उस हमले को लेकर, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे, बार बार यह चेतावनी आ रही थी, 1 नहीं 2 नहीं 11 बार चेतावनी आई थी कि ऐसा हमला हो सकता है। संसद के अंदर उस वक्त के सेना प्रमुख बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत से सवाल भी पूछा गया था और उन्होंने कहा था हम तैयार हैं। तब मेरे जैसे पत्रकारों ने वो सवाल पूछा था दोस्तों, और बाद में इन्होंने हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया कि हम एंटी नेशनल हैं। यही चीज अब ये लोग अडानी के मामले में कर रहे हैं।
यही चीज ये लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हमारे खिलाफ एक भीड़ को खड़ी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, आपके इनकम टैक्स विभाग ने, आपके प्रवर्तन निदेशालय ने मेरे हर बैंक अकाउंट को खंगाल लिया है। पहले भी आप परेशान कर चुके हैं, मगर मैंने मुस्कुराते हुए उसका सामना किया है, आगे भी करता रहूंगा। मगर हां, मुकाबला करना है, सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सामने बैठकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इस तरह का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी अभिसार शर्मा या किसी अन्य पत्रकार पर हमला करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि वो एक व्यक्ति विशेष नहीं है, उसके साथ उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है। आप जब मुझ पर हमला करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मेरे परिवार को भी रिस्क में, खतरे में डालते हैं, और ऐसा करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। गीता में कर्म का सिद्धांत है। मैं नहीं जानता हूं आप लोग किस तरह के कर्म अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि अभिसार शर्मा तो सवाल उठाता रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।